Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. एक Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ जी बेटा, आप लोगों को शीट जो है वो आज मिल जाएगी, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरी अभी जस्ट मैम से ही बात चल रही थी। ओके, तो कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने वेक्टर्स चालू किया था, तो वेक्टर्स में कल की क्लास में से कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर हाँ जी, सर वेक्टर का सपोर्ट क्या होता है? क्या कह रहे हो? वेक्टर का सपोर्ट 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 मतलब सब बुक में लिखा हुआ था। नहीं, तो आप एक बार वो दिखाइएगा कि क्या उसमें पूरी लाइन पढ़ाइएगा, तभी समझ में आएगा कि भी क्या वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके। हाँ जी, कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं को है ना आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। करिए बेटा सॉल्व इसको। Done. ओके,
हाँ जी, कैसे करना है? उन दोनों के tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला लिख। दोनों के tan थीटा बाय 2 का फॉर्मूला लगा। नहीं मतलब वो पहले एंगल थीटा था उनके बीच में, पैरेललोग्राम लॉ, पहले तो पैरेललोग्राम बना लिया। tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है, अल्फा को थीटा बाय 2 पुट कर देंगे यस सर तो उसी की। और ओके, यस सर, उससे हो गया सर। क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन के बेसिस पे चलेंगे तो ठीक है, वो भी एक तरीका तो है ही। अदरवाइज पैरेललोग्राम बना के। ये एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसमें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट, ये डायगोनल। यस सर। अब आपको क्या बोला गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यस तो ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से क्या मैं ये बोल दूं कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? यस तो बेटा अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इस ट्रायंगल में ये कॉन्ग्रुएंट। वाले साइड और ये वाले साइड दोनों बराबर होंगे। इसमें ये वाला साइड आपका मॉड ए हो जाएगा और ये वाला साइड आपका मॉड बी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यस सर। या आप इसको ना ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई एक रोम्बस जब होता है तो रोम्बस का ही डायगोनल दोनों एडजेसेंट साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा होता है। अगर सिंपल पैरेललोग्राम होगा तो फिर उसका जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं बनता, ठीक। क्लियर? आगे चले। यस सर। सर इसका एक बार एंगल दोबारा बताना। बेटा ये एंगल बाइसेक्टर दिया है तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यस सर। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? यस सर। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो बेटा ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। यस सर। तो ये साइड्स क्या हैं? ये मॉड ए लेंथ है, ये मॉड बी लेंथ, यस। ठीक है। यस सर। सर हाँ जी, इसको न्यूमेरिकली कैसे करना था, मतलब न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप इसको लॉजिकली करिए सीधा सीधा। ठीक है सर। डन सर। ओके, सर 1 मिनट रुक जाओ प्लीज।
डन। हाँ जी, फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। ओके सब लोग करिए पहले सेकंड वाला, फिर देखते हैं। डन सर। सर सेकंड भी हो गया। ओके हाँ जी, फर्स्ट कैसे करना है? ओ बी को माइनस बी ओ यस से रिप्लेस कर देंगे। ओके ठीक है, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ओ ए और मान लीजिए ये बी है। मतलब वैसे मैं पहले से ट्रायंगल बना रहा हूँ, लेकिन वैसे कायदे से बनाना नहीं चाहिए। आप इसको कैसे लिखोगे? एक काम करते हैं, पहले मैं सिर्फ ए ओ बी के बारे में बात करता हूँ। बेटा ए ओ वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला होगा। मतलब मैंने सिर्फ ओ ए पी ये 3 पॉइंट लिए हैं। ये 3 पॉइंट तो कहीं पे भी लिए जा सकते हैं, राइट? तो ये 3 पॉइंट मैंने बना लिए। तो ए ओ ये वाला वेक्टर होगा, ओ बी कौन सा वाला वेक्टर होगा? ये वाला। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर को क्या मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूँ। इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका ये है कि भाई जहां से मतलब ए से आपने स्टार्ट किया, ओ पे पहला वेक्टर खत्म करा, फिर ओ से ही आपने स्टार्ट किया और बी पे अगला वेक्टर खत्म कर दिया। तो जो बीच वाला टर्म होता है उसको काट देते हैं और ए से लेके बी डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, आगे के लिए याद ऐसे रखना है आपने। ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर को क्लब करके आप क्या लिख सकते हो? ए बी वेक्टर लिख सकते हो। तो ये सीधा सीधा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बन रहा है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सिमिलरली बी ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? बी सी वेक्टर। तो क्योंकि आपको ये दोनों बराबर दिए गए हैं, तो इस वजह से ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों के क्या हो गए? बराबर। तो अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों की लेंथ भी बराबर होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो अगर मैंने ए से लेके बी के बीच में ये वाला वेक्टर बनाया,
दिस इज ए बी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या होना पड़ेगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो उससे हमने ये भी पता कर लिया कि भाई ए बी सी को कोलिनियर होना पड़ेगा, और साथ में क्योंकि ये इनके मैग्नीट्यूड बराबर है तो इस वजह से लेंथ भी बराबर हो जाएगी, इस वजह से बी को क्या होना पड़ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, यस सर। सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, थर्ड। डन सर। डन सर। डन सर। हो गया सर। हाँ जी, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया क्या? इसको डिस्कस करें? सर बस 1 मिनट सर, बस ओके, होने वाला है। मैं अभी सिर्फ ट्रायंगल बना रहा हूँ।
सर कर लो चाहे डिस्कस। हो गया सर, कर लो। ओके, सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बताइए, क्या मैं ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर को 2 टाइम्स ए डी वेक्टर बोल सकता हूँ? ये जो दोनों वेक्टर का सम है ना, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? मतलब मैं ये रिजल्ट बनाना चाह रहा हूँ, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 2 ए डी वेक्टर। उसका रीजन क्या है? आप ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? ए डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, क्या ऐसा लिख सकते हो? ए डी वेक्टर और ए सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? ए डी वेक्टर प्लस डी डी सी। सी वेक्टर। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ए बी प्लस ए सी ये किसके बराबर बन गया? 2AD वेक्टर तो आ ही गया, साथ में आ गया DB वेक्टर और DC वेक्टर। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस सर। क्योंकि इनकी लेंथ तो बराबर है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। DB इस तरफ जा रहा है, DC इस तरफ जा रहा है। ठीक, क्या ये बात समझ में आई है सबको? 2AD वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। सिमिलरली जैसे हमने A से दोनों साइड्स बना लिए, उसको AD वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर बना लिया, तो बेटा अगर मैं B से दोनों साइड्स बनाता हूँ, मतलब एक BC वेक्टर और एक BA वेक्टर, इन दोनों का सम मैं किसके बराबर बोल दूंगा? BE वेक्टर। BE 2 टाइम्स BE एंड फिर C से अगर बनाए तो CA वेक्टर प्लस CB वेक्टर, ये किसके बराबर? इसके बराबर। अब बेटा इसको 3, 4 और 5 मान लेते हैं और तीनों को जोड़ लेते हैं। क्या बन गया है? क्या बनेगा? क्या ये AB और ये BA ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? यस सर। ये BA, यस। ये AC वेक्टर और इधर CA वेक्टर है, इधर BC वेक्टर है, इधर CB वेक्टर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हर एक टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CA और 2 टाइम्स कैंसिल आउट करा दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके, और जो चीज प्रूव करनी थी वो कर दी। ओके, हाँ जी, समझ में आया है? पीयूष बिल्कुल बेटा, जो आप लिख रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें आप लोग एक और चीज भले ही ऐड कर लीजिए, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, इन सब का सम भी क्या होगा? 0 होगा। यस सर। ये भी एक ऐड कर सकते हो, मतलब मैंने इसके ऊपर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं कराया, बट अदरवाइज आप इसको ऐसा बोल सकते हो
कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों वेक्टर हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए तो तीनों को एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो तीनों को क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है ना। तो अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलेंगे तो उनके तीनों वेक्टर्स का सम 0 होता है। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी अगर आप ले लेते हैं, पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से वापिस ए आ गए, तो उन तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा? होगा कि नहीं होगा? यस। डिस्प्लेसमेंट 0 है ना? क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के तरीके से ले सकता हूँ? फिजिक्स में पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। आप ए से स्टार्ट कर रहे थे और ए पे आके खत्म होगा, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल बन गया था और 0 बन जाएगा। चलो और कोई मेथड है करने का इस तरह क्वेश्चन को? और तो बेस्ट तो बेटा यही है। हो सर तो मेरे सकता है को ये वाली प्रॉपर्टी पता नहीं थी सर, मैंने भी वही 6 की 6 इक्वेशन बनाकर डायरेक्टली ऐड कर दिया मैंने। यस सर, मैंने भी वही किया है। यस सर, मैंने भी वही किया है। मैंने भी वही किया। 6 के 6 मतलब कौन कौन से आप कह रहे हो? सर जैसे आपने 1 और 2 बना के उन दोनों से थर्ड वाला रिजल्ट बनाया, फिर फोर्थ और फिफ्थ को ऐड किया, सर मैंने Okay. वैसे ही 1 2 को लिखा, 3 4 को। मतलब मैंने देखो, मैंने 1 और 2 बनाया और 1 और 2 का एडिशन करके 3 बना लिया, फिर मैंने जब 3 बना लिया तो उसी से मैंने 4 और 5 को डायरेक्टली रिलेट कर दिया। और आप कह रहे हो कि भी आपने 1 और 2 भी बनाया, उसके लिए भी बनाया, आपने 3 और 4 भी बनाया उसी के जैसा। यस सर। यस सर। क्या सर, वो भी ठीक है, मेथड तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग। सर हो गया। ओके,
डन सर। ओके जी। सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके सर। सबसे पहले आपको क्या बोला कि एबीसी से ट्रायंगल एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द बीसी। ठीक, ये डायग्राम हमने बना लिया। अब आपको इक्वेशन क्या दी गई है, इसको बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो पीसी वेक्टर को लेफ्ट साइड दे देंगे और उनका रिजल्टेंट। पीसी वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और ये जो दोनों वेक्टर हैं इन दोनों को क्या लिख देंगे? AB वेक्टर। और इस पीसी वेक्टर को क्या लिख देंगे? माइनस टाइम्स लिखा है तो CP वेक्टर प्लस करके सीपी वेक्टर। अब ये उल्टे फॉर्म में लिखे हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि सीपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एबी वेक्टर, तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? CQ वेक्टर। CQ वेक्टर। तो CQ वेक्टर और AB वेक्टर ये दोनों बराबर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में आप AB वेक्टर बना रहे हो, AB वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में और उतने ही लेंथ का ये CQ वेक्टर बना लेना चाहिए हमें। क्या ये बात ठीक है? जितने मैग्नीट्यूड का और जिस डायरेक्शन का AB वेक्टर है उसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का CQ वेक्टर होना चाहिए, तो वो भी हमने बना लिया। तो जब बेटा ये AB और CQ दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी और सेम लेंथ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई AB और ABQC एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ओके, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। आगे चले। सर अगर इसका प्रूफ बोर्ड में लिखना है तो सर हम इस CQ वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर के बाद कैसे लिखेंगे? मतलब ये वाली इक्वालिटी बनाने के बाद यही लिखोगे कि भाई आप CQ वेक्टर एंड AB वेक्टर आर equal, that is why their length and their direction are equal. That means AB is parallel to CQ and AB is equals to CQ. मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके सर। करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हो गया सर। सर हो गया। अपनी हो गया सर। अवनीत बेटा Q ऑटोमेटिकली एक फिक्स पॉइंट होना पड़ेगा। फिर जब आपके A, B और C ये तीनों पॉइंट फिक्स हैं तो
तो क्यू पॉइंट को आपको अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा ना, क्यू पॉइंट आपका वेरी तो नहीं कर सकता, आपको उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है और उतने ही पर्टिकुलर डिस्टेंस चलना है सी से। तो क्यू कैन नॉट बी ए वेरिएबल पॉइंट। हाँ जी, हो गया ये क्यू वाला? यस 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 सर। I cap plus j cap plus I cap plus j cap plus k cap upon में रूट कितना आ रहा है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस I के cap कैप plus J अपॉन cap plus रूट K 3। cap upon root 3. सर Yes, sir. यस सर भैया। अपॉन रूट 3। रूट 3 सही। देखिए, आप लोगों के लिए जो अभी तक है वो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आप लोग इजीली कर लेते हो, क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में होता है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कंपोनेंट फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है वो आपके लिए रिलेटिवली आसान रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं जो इसके पहले हमने 2-3 करे हैं। ठीक है, तो इसके भी मेथड्स आपने सीखने हैं कि क्या क्या इक्वेशन बनानी होती है, किसी दो वेक्टर को आप जोड़ सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भी आपको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें सीखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। करिए बेटा इसको। सर हाँ जी, सर आपने क्या बोला था सर कि क्या सीखना चाहिए आपको? बेटा मैंने आपको ये कहा है कि कंपोनेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आई कैप जे कैप के कैप वगैरह होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आप लोग फिर भी इजीली कर लेते हो। लेकिन जब आपको सिर्फ अल्फाबेट वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, लाइक ए बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, जो हमने मीडियन वाला क्वेश्चन करा, या इसका भी पहले पी वेक्टर वाला क्वेश्चन करा, तो ये क्वेश्चन अभी आना आप लोग उतना नहीं कर पाते हो, तो आपने वो भी करने का ट्राई करना है, उनको भी सीखना है। ओके सर। हो गया सर ये वाला? यस सर, हो गया। हो गया सर। सर हो गया सर ये वाला। कैसे किया बेटा? सर सर दो ए साइड बी का सी मान लिया पॉइंट्स को, फिर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 करके दिखा दिया। यस सर। सर Yes, एरिया sir. सर एरिया नॉट इक्वल टू 0। इससे एरिया नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसमें
अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ए बी सी का नाम दे देते हो और फिर अगर आप ये कैलकुलेट करते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 0 आ गया, तो वो तो बेटा अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तब भी आएगा। सर सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड बिल्कुल, वो वाला मेथड फिर भी जस्टिफाई है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी ये जो वर्ड, पहली बात तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भी ये जो इन स्पेस लिखा हुआ है वर्ड, उसका कोई ऐसा रूल नहीं है। आप सिर्फ इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये 3 पॉइंट है और आपने प्रूव करना है कि ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इन स्पेस का तो मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि भाई हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात नहीं कर रहे, हम लोग पूरा 3D प्लेन में बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख ही रहे हो तीनों के तीनों कंपोनेंट्स लिए गए हैं, आई कैप जे कैप टी कैप वो लिए गए हैं। तो इन स्पेस का ऐसे जो अपना कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आई जे कैप तीनों तीनों लिए गए। तो इट फॉर्म्स ए ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बनाए, इसकी कंडीशन क्या है? या तो आप दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा कर दीजिए, ये तीनों ऑब्वियसली सबके लिए होगा, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग बात करते हैं, या तो वो कर दीजिए, या फिर कोई भी दो वेक्टर आप कैलकुलेट करके उन्हें नॉन कोलिनियर प्रूव करा दीजिए। तब आप ये बोल पाएंगे कि हाँ जी ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये कोलिनियर नहीं है। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट्स तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रूव करना है। अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तो वो तो बेटा कोलिनियर के केस में भी होल्ड करेगा और वो नॉन कोलिनियर के केस में भी होल्ड करेगा। सर एरिया वाला भी सही है ना? हाँ, एरिया नॉट इक्वल्स टू 0 करना भी ठीक है, लेकिन एरिया आपने कैलकुलेट कैसे कर लिया? मतलब अभी तो मैंने एरिया नहीं पढ़ाया आपको, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो। सर डिटरमिनेंट। सर डिटर्मिनेंट सर पॉइंट्स दिए हैं वैसे, उससे शायद निकल जाए, वो फॉर्मूला होता। ओके, ट्रायंगल का एरिया ऐसे आता है सर वो तो एक्स और हाफ वाई इनटू डिटर्मिनेंट आ जाता है। सर वो तो Yes, तब होता है ना जब एक्स वाई दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं। जेड भी डाल सकते 1 डिटर्मिनेंट के तरीके से तो नहीं आता है एरिया। एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये 3 पॉइंट है जी, 1, 2, -3, सेकेंड इज 2, -1, 1। आप लोगों के लिए फिलहाल बेस्ट यही है कि भाई आप इन तीनों का साइड लेंथ निकाल लें, ये भी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी ए निकाल लें, और आप ये प्रूव कर दें कि भाई सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड। ठीक है, sum of any 2 sides is greater than the third. आपने ये प्रूव कर लिया, मतलब ट्रायंगल। ओके, हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भी अगर आप ए बी वेक्टर निकाल लेते हो और बी सी वेक्टर निकाल लेते हो, तो ए बी और बी सी को नॉन कोलिनियर प्रूव करने का तरीका क्या है? इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपने ये प्रूव करना है कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। अगर ये लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर के बराबर होता तो मतलब ये दोनों कोलिनियर आ जाते। अब नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर है, इसका मतलब क्या है? कोलिनियर नहीं है। ये सेकंड मेथड। हाँ जी, ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया है? आगे चल सकते हैं।
यस सर। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार सेकंड वाला मेथड दोबारा बताना। बेटा आप ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। यस सर। आपको पॉइंट ए पता है, बी पता है, क्या ए बी वेक्टर निकल जाएगा? यस सर। आप बी सी वेक्टर निकाल लेंगे। यस सर। तो अगर ए बी वेक्टर एक ऐसा आया विच इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, मतलब आपके लिए लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिससे ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के कुछ लैम्डा टाइम्स आ जाए। मतलब अगर आप लैम्डा को 2 रख दें तब भी ना बराबर आए, 3 रखने के तब भी ना बराबर आए, चाहे फ्रैक्शंस में भी, पॉइंटों में भी वैल्यू डाल के देखें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई लैम्डा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ऐसा ये बराबर नहीं हो रहा है। ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर किसी भी वैल्यू के लिए लैम्डा के लिए, तब आप क्या बोल देंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। यस सर। आगे चल रहे हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, विच इज स्मॉल ए वेक्टर। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है विच इज स्मॉल बी वेक्टर। और अब आपको बोला गया है इस ए बी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है सी जो कि इसको m रेशो n में कट करता है, तो बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने मान लिया कि उसका जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? जो सेक्शन फॉर्मूला आप लगाते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम यहाँ पे लग जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला लगाया कैसे जाता है कि ये जो रेशो है m किससे मल्टीप्लाई होता है? दूसरे P के कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वो बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो ये वैल्यू होती है n, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है? ए वेक्टर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ, जो कि ए है। m plus n। तो अगर इंटरनली है तो बेटा ये फॉर्मूला रहेगा, अगर एक्सटर्नली होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाए। तो सेक्शन फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, समझ में आया? अब इसमें एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर सी ए बी का मिड पॉइंट हुआ तो क्या होना पड़ेगा? बी वेक्टर और ए वेक्टर के सम डिवाइड बाय 2, ठीक है ना? यस। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए सी वेक्टर जब आपने कैलकुलेट किया तो ये बन के आया एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, जिससे मैं सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन एम प्लस एन इंटू बी वेक्टर प्लस एन बाई एम प्लस एन इंटू ए वेक्टर। जिससे मैं सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, देखिए एम अपॉन एम प्लस एन ये क्या होगा, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना, ये तो कोई वेक्टर नहीं है, तो सिंपल वैल्यूज है ना, स्केलर वैल्यूज। तो m बाई एन को मैं किसी लैम्डा क्वांटिटी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, और n बाई एम प्लस एन को मैं
म्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। और इनको जब मैंने रिप्लेस किया तो मैं ये भी लिख दूंगा कि लैम्डा प्लस म्यू इज 1। 1. तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए, अगर कोई भी पॉइंट इस टाइप की कंडीशन को होल्ड करेगा, मतलब कोई किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, देखिए यहाँ पे सी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी के कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस सी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कोई ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी ए वेक्टर लिखा गया है, वेयर लैम्डा प्लस म्यू इज 1, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा, वो डेफिनेटली ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे आपने ये चीज लिखनी है कि therefore A, B, C will be collinear if C point ब्रैकेट में मैं C वेक्टर लिख रहा हूँ is equals to lambda times B वेक्टर, yes, यहीं पे इनके वेक्टर ना ब्रैकेट में लिखें ताकि आगे कंफ्यूज। will be collinear if C vector is equals to lambda times B vector plus mu times A vector and lambda plus mu is 1। ये दोनों कंडीशन का होल्ड होना जरूरी है। अगर कोई एक कंडीशन होल्ड होगी दूसरी नहीं होल्ड होगी तब नहीं बोलेंगे आप एक collinear। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होंगी कि आपको एक पॉइंट के बारे में बोला गया है कि दैट पॉइंट इज सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर, तो आप क्या बोल सकते हो, एंड लैम्डा प्लस म्यू इज 1 एज वेल, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे। ओके सर। हाँ जी सर अगर समझ लो कि बी और ए वेक्टर 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे से और दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब म्यू लैम्डा और म्यू की वैल्यू हाफ हाफ है, तो इक्वल टू 1 ही आ रहा है, और सी वेक्टर बल्कि रिजल्टेंट आएगा एक तरीके से उनका। सी वेक्टर रिजल्टेंट आ रहा है सर मतलब कि अगर अल्फा और म्यू की वैल्यू हाफ हाफ ले लो, सॉरी लैम्डा लैम्डा और म्यू की, ठीक है, और सर बी को और ए को 90 डिग्री पे ले लो एक दूसरे से, ए को और बी को एक दूसरे से 90 डिग्री ले लिया। तो सर इसमें फिर सी वेक्टर क्या आएगा? ओके, देखिए आपने यहाँ पे गलती पता है क्या की है, यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो कोई वेक्टर नहीं, वो पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये आप इसके हिसाब से नहीं बना रहे, ये आप इसके हिसाब से नहीं बना रहे। अगर आप ऐसा बनाना भी चाहें तो भी बन जाएगा। आपका जो सी वेक्टर आएगा वो क्या होगा, ये 90 डिग्री बना लिया, और ये ए प्लस बी ये बना लिया, ए प्लस बी का हाफ क्या होगा, ये तो ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट सी वेक्टर कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर हो गए? ठीक है यस सर आ गया और समझ। साथ में आप इसे पोजीशन वेक्टर
के तरीके से रिलेट करें तो ज़्यादा बेटर है कि भाई वो एट दिस मोमेंट वो उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स जब आप ये ए वेक्टर बनाएंगे, अगर आप बनाना भी चाहते हैं फिर भी, तो मतलब जो इनका स्टार्टिंग का पॉइंट होगा फिर वो ओरिजिन लेना। जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था ना, तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट फिर दोनों के ओरिजिन लेने पड़ेंगे अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो भी। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रायंगल में बात करें तो अगर मुझे किसी ट्रायंगल के बारे में बताया गया है कि इन ट्रायंगल ABC वर्टिसेस आपको दिए गए हैं कि ए वेक्टर, अगेन ये जो है ये इनके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से इनके पोजीशन वेक्टर के बारे में बता दूं कि एट प्रेजेंट जब मैं ए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये कोई ए वेक्टर नहीं है, या ये कोई बी वेक्टर नहीं है, या ये कोई सी वेक्टर नहीं है। ये एक्चुअल में है क्या? ओरिजिन से वेक्टर बनाए गए। मतलब ये आपने ट्रायंगल बना लिया कहीं ना कहीं ABC, और इस ट्रायंगल का कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये तीनों पॉइंट्स है, तो ओरिजिन भी तो होगा, तो ओरिजिन कहीं समवेयर यहाँ पे होगा। तो इस ओरिजिन से अगर आप ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला ए वेक्टर बनेगा। उसी ओरिजिन से अगर आप इस बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो बी वेक्टर बनेगा। उसी ओरिजिन पॉइंट से अगर आप सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो सी वेक्टर। तो एक्चुअल में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर आपको बनाना पड़े तो फिर आपको इस केस में ओरिजिन से स्टार्ट करके ए पॉइंट पे जाएंगे तो वो ए वेक्टर बनेगा। मतलब वो लेंथ लेनी पड़ेगी और वो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ए बी को बोले कि सर मैं इसको ए वेक्टर का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम देता हूँ, इसको सी का नाम देता है, तो वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर अगर आप इसे मान के चलेंगे तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ और ही है, मैग्नीट्यूड भी कुछ और ही है। कोऑर्डिनेट्स का रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। खैर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई ए के कोऑर्डिनेट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए गए हैं। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। जो सिंपल फॉर्मूला होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब आप वहां पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेम चीज अलग से लिख देते हो, वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेम चीज अलग से लिख देते हो। जब वेक्टर्स में लिखा जाता है तो वो एक ही वैल्यू, अकेला ए वेक्टर दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करा देता है, क्योंकि इसी ए वेक्टर में आई कैप वाला टर्म भी होगा, जे कैप वाला भी टर्म होगा, और अगर 3D में बात करें तो के कैप वाला टर्म भी होगा। तो अकेला ए वेक्टर ही क्या है, तीनों के लिए फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है। फॉर्मूला तो तीनों के लिए सेम ही लगता है ना, एक्स के लिए भी कि x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, वाई के लिए भी y1 + y2 + y3/3, और अगर 3D में है तो z1 वाला भी आ जाता है, तो z1 + z2 + z3 डिवाइड बाई 3। तो सबके लिए फॉर्मूला सेम लगता है, तो सेम चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको 3 बार नहीं लगाना पड़ता, आपका एक ही बारी में काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये अकेला वेक्टर क्या तीनों को रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, जे कैप और के कैप के तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक साथ ले आता है। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। और इन सेंटर का फॉर्मूला क्या हो, पहले तो वहां पे बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताइए इन सेंटर का। सर कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट के सामने जो भी साइड लेंथ होती थी उसको मल्टीप्लाई करके आता था सर।
हर एक। पता फॉर्मूला बताओ Yes, यार, sir. आता तो नहीं। सर अब वो कैसे पता, तो ऐसा मतलब कैसे बताना है आप फिर अभी? कुछ ax1 प्लस bx2 टाइप से। ए सी x1 प्लस बी माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस माइनस b नहीं प्लस। होता भाई, माइनस तो एक्स सेंटर में होता है। वो तो एक्सेंट है। अच्छा हाँ, यस है, ठीक है। ax1 1 प्लस प्लस bx2 bx2 प्लस प्लस a3 cx3 अपॉन अपॉन a a प्लस प्लस b प्लस b c। A plus प्लस B c। plus C. तो वहां पे a क्या होता है? अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड की लेंथ। x1 क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो मतलब यहाँ पे अगर मुझे वेक्टर में बनाना है ये फॉर्मूला, तो मैं क्या लिखूं? बी वेक्टर कि अगर मैं A इस a vector वेक्टर और को देखूं, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना चाहिए? BC. BC BC मॉड। BC के साथ नहीं, BC की लेंथ, मॉड BC की यस लेंथ। सर। मॉड sir. ऑफ है ना। तो मॉड BC इंटू E। मॉड BC एक्चुअल में किसके बराबर होगा? C माइनस B के मॉड के बराबर। ओके। Yes, sir. अगर मॉड BC कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपने ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं अकेला BC के बारे में लिख रहा हूँ, बाकी CA वगैरह तो आप खुद ही बनाएंगे। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या है? पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, फिर B को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे? CA लेंथ के साथ। तो CA वेक्टर का मॉड इंटू B वेक्टर। फिर C पॉइंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? AB वेक्टर के मॉड के साथ इंटू C अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होता है? तीनों साइड लेंथ। ठीक, सबको समझ में आया इन सेंटर का फॉर्मूला कैसे बनाया गया? यस सर। आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं पूरा स्ट्रेस देके यहाँ पे बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेट करके बता रहा हूँ। मैं डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, जो फॉर्मूले मैच हो रहे हैं एग्जैक्टली मैं उनको वैसे ही लिखा रहा हूँ, ताकि याद रखने में दिक्कत ना आए। सेंट्रॉइड है तो वो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? वो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3 होता है। इन सेंटर में क्या होता है? हर एक कोऑर्डिनेट को आप अपोजिट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हो, तो वैसे ही किया गया। ठीक, यस सर। सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस करें। यस। ये पीवी का मतलब समझ रहे हो ना? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन में। पोजीशन। करिए बेटा सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन।
Answer. Done, sir. सर डन। हो गया है? हो गया सर। सर अभी रुक जाओ। हाँ जी, कैसे करना है? पी क्यू आर पॉइंट, सर डायरेक्ट क्योंकि इसे 2:1 में कट कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है जी, 1, 2, -1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -1, 1, 1। तो बेटा इंटरनली वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? आर वेक्टर जो है, आर पॉइंट का जो अगर पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए आर वेक्टर एक इसके बराबर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, क्यू के पोजीशन वेक्टर के साथ, विच इज -i प्लस j प्लस के, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करना है p के पोजीशन वेक्टर के साथ अपॉन 2 + 1। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ये इंटरनली वाला हो गया जी। अब एक्सटर्नली वाले में क्या करना है? सीधा सीधा बीच में माइनस लगा देना है जी, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। करिए बेटा सॉल्व इसको।
सर डी के कोऑर्डिनेट्स 2, -5, 16 है। बी के कोड 16, -19, -4। सर डी के ओके, डी के 2, -5, 10। 10 है। ओके सर। सर 6, -7, 0। ये तो आपके ए के कोऑर्डिनेट्स ही आ गए, ओ मतलब तो सेम ही आ गया हमको। Sir, 1, -1, 2. ओके, Yes, sir. 1, -1, 2. हो गया सर। ओके। और ये कैसे करना है? सब P पॉइंट ले लेंगे जो AB को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करे और CD को म्यू यस रेशो 1, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल के कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। उनको इक्वेट कर देंगे। आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी और डी के कोऑर्डिनेट पता है, तो मान ऐसा कुछ हमने डायग्राम बना लिया कि भाई ये जो दोनों लाइंस हैं ABCD है, एक दूसरे को P पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो अगर ये इसको P पॉइंट पे कट कर रही है तो बेटा ये P पॉइंट AB को भी किसी ना किसी पर्टिकुलर रेशो में कट कर रहा होगा। तो मान लिया हमने इसे K/1 में कट कर रहा है, और ये P पॉइंट CD को भी कट कर रहा होगा किसी सर्टेन रेशो में, तो उसको मान लिया M,1 में कट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे? यस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर K के टर्म्स में निकाला जाए, पहले AB के बारे में बात करते हैं। जब AB में हम लोग ये रेशो लगाएंगे तो क्या आएगा? K को 16
मतलब आई कैप जी कैप के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। k टाइम्स इज इक्वल टू 16i माइनस 19j माइनस 4k प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 6i माइनस 7j प्लस 0 अपॉन k प्लस 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ k आ रहे हैं। i वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, तो p पॉइंट क्या बन जाएगा 16k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 आई क्या माइनस 19k माइनस 7 अपॉन k प्लस 1 दिस इज j क्या माइनस 4k टाइम्स k क्या अपॉन k प्लस 1। ठीक। यस सर। अब इसी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब m और m रेशो वाले में के टर्म्स में लिखते हैं, cd के टर्म्स में लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा? m मल्टीप्लाई होगा इससे, तो m टाइम्स 2i माइनस 5j प्लस 10k प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा c वाले कोऑर्डिनेट के साथ, तो 0i 3j माइनस 6k अपॉन m प्लस 1। अब i वाले कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो 2m अपॉन m प्लस 1 i के प्लस माइनस 5m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 j क्या 10m माइनस 6 अपॉन m प्लस 1 j। अब p के कोऑर्डिनेट जब इस तरीके से निकाले गए, AB के रेशो के हिसाब से निकाले गए, और जब CD के रेशो के हिसाब से निकाले गए, तो वो दोनों पॉइंट तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना, तभी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यस यस सर। तो आप क्या करेंगे, इन सबको इक्वेट कराएंगे। तो इनमें इन तीनों में से कोई भी दो को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो वहां से k और m की वैल्यू आ जाएगी। जब k और m की वैल्यू आ गई तो आपको पॉइंट p मिलेगा। चाहे k की वैल्यू निकाल लो, चाहे m की वैल्यू निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, फिर अकॉर्डिंगली वो p के कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू पुट करके आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया? सर। हाँ जी, कुछ पूछना है? सर अगर हम सीधा एवरेज कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स के, तो क्या वो पॉइंट नहीं होगा? एवरेज कर देते हैं, एवरेज मतलब मिड पॉइंट। यस सर। मिड पॉइंट आप कैसे बोलोगे, मिड पॉइंट से बात करेंगे? कुछ स्पेशल केस लिए थे उसमें तो हो रहा था। तो है ही, आपको कैसे पता कि वो मिड पॉइंट से बात करेगा? सर लग रहा था। लगने का क्या मतलब है? डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि भी वो लग रहा था, तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो पहले आप ऐसा डायग्राम बनाएं जो कि है ना, ऐसी बात को जस्टिफाई न करे। आगे चलें। यस कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, लोग आगे चलते हैं। वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर। सर एक बात पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए। सर अगर हम इसे λ1 और μ1 लेके कर देते, c वेक्टर इक्वल्स टू λa प्लस μb,
तो उससे म्यू की वैल्यू पा देते 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन आ जाता है। तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे? तो आपको ए बी के लिए आपको ए बी के लिए आपने एक वेरिएबल मान लिया था, तो मैंने ये ए सर रेशो वन मान लिया, तो उससे क्या वही पूछ, ठीक है ना सर? वो प्रूफ। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपने पी पॉइंट को एज्यूम करने के लिए एक लेटर है ना, एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। चाहे आप लैम्डा मानिए, चाहे के मानिए, चाहे वही लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा लेके करना चाहते हैं वैसे कर लो, जो आपको ठीक है। नहीं सर, शायद मिसअंडरस्टैंड कर गई सर। मैं वो बोल रहा हूँ जो आपने पहले दिखाया था ना रेशो का, m बाय m प्लस। मैंने आपको क्या कहा कि भाई चाहे के रेशो 1 मान लीजिए, चाहे लैम्डा रेशो 1 मान लीजिए, चाहे लैम्डा रेशो 1 माइनस लैम्डा मान लीजिए। ठीक है सर। जो आप मान रहे हो लैम्डा रेशो 1 माइनस लैम्डा मान रहे हो ना सर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो उनका अगर बाइसेक्टर निकालना है तो कैसे निकाला जाए? मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों का आपने एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर निकालना है, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि भाई जब एक रोम्बस होता है तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। यस सर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो गिवन है वो तो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी वेक्टर, तो उनके तो मैग्नीट्यूड का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको दोनों को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ए वेक्टर जो है इसको भी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और ए कैप बना लेंगे, बी वेक्टर को भी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके बी कैप बना लेंगे। तो जब दोनों में ये बी कैप और ए कैप बना लिया तो क्या अब जब मैं ये वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो ये एक रोम्बस भी होगा? यस सर। यस सर। जब ये रोम्बस है तो अगर मैं इस पॉइंट को सी का नाम दे दूं तो ये जो ओसी डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ओसी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस सर। तो इस तरीके से मैं, ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखा जा रहा है, तो मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या लिख सकता हूँ? ए कैप प्लस बी कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा ये उसी में, राइट? ए कैप प्लस बी कैप, राइट? अब आपने इसके अलोंग कोई वेक्टर निकालना है, तो इसके अलोंग कोई अगर वेक्टर निकालना है तो अब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप वेरी करा सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो बेटा क्या है, डायरेक्शन तो यही रहेगा जो ओसी वेक्टर का डायरेक्शन, बस मुझे मैग्नीट्यूड तो मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो जब मुझसे पूछा जाता है वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर, तो मुझे ये क्या चाहिए, मुझे ओसी वेक्टर के अलोंग में कोई वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन वही चाहिए, मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए कैप प्लस बी कैप का जो ये रिजल्टेंट आया है ओसी, इसको इसी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, जिससे मुझे
इस OC के अलोंग जितने भी वेक्टर हो सकते हैं वो मैं सारे के सारे कवर अप कर लूँ। यस और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है, समझ में आया? ये तो बात रही बेटा इंटरनल की। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में क्या होता है? देखिए ये इंटरनल है, एक्सटर्नल वाला कौन सा है? मैं क्या करूंगा, मैं बी वेक्टर बनाने की बजाय मैं माइनस बी कैप बना दूंगा। तो जब मैं माइनस बी कैप बनाऊंगा तो अब जब मैं इस रोम्बस को कंप्लीट करूंगा तो ये वाला एंगल क्या होगा? एक्सटर्नल होगा ना? यस Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है एक्सटर्नल कैसे बन रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मैं बी कैप की जगह मैं नेगेटिव बी कैप वाला वेक्टर ले लूंगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या बन जाएगा? सम म्यू टाइम्स ए कैप माइनस ए कैप और माइनस बी कैप का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। और उसको म्यू टाइम्स करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस डायरेक्शन के अलोंग जितने भी साइज का आपको वेक्टर कंसीडर करना है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इस थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर नो सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और साथ में कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट? यस सर यस सर है यस सर स्केलर हाँ जी, स्केलर प्रोडक्ट वही। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया? यस सर यस सर Yes, sir. यस सर ओके बेटा, थैंक यू।